क्वेश्चन है, ठीक है। तो एथिक्स वाला क्वेश्चन में क्या है कि पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग कोड ऑफ एथिक्स इन रिलेशन टू जॉब एंड मेडिकल प्रोफेशन। तो आपका क्या एथिक्स कहता है, क्या एथिक्स कहेगा? तो जॉब के रिलेटेड अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो वहां पे आपका एथिक्स क्या कहता है? तो आपका मन करेगा पैसा कमाएं, पैसा कैसे कमाएंगे बोलो? पैसा कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मोटो ही पैसा कमाना है, लेकिन उसके साथ हमको एथिक्स को भी लेके चलना पड़ेगा, है ना। अब ये एथिक्स क्या है कि जैसे कि मान लीजिए फार्मास्यूटिकल सर्विसेज कि हमारा जो भी फार्मेसी प्रीमिसेस में मेडिकल शॉप है तो पहला हमारा वो शॉप हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप फार्मासिस्ट के रूप में वहां रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी दवाई मिले एसेंशियल दवाई आपके पास होना चाहिए, कॉमन दवाई आपके पास होना चाहिए, और वो आपके पेशेंट को विदाउट डिले मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप अपना काम करने में है और उसको इमरजेंसी वाली दवाइयां चाहिए लेकिन आप नहीं दे रहे, है ना, या उससे ज्यादा पैसा मांग रहा है लाइक दैट। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। जब आप फार्मेसी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये रंजन दुकान में बैठता ईयरफोन लगा के कुछ और मांगेगा, कुछ और दवाई देगा, है ना। तो क्या है, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अभी वो सिस्टम नहीं है कि आपको डिस्पेंस करके देना है। पहले के जमाने में पैरासीटामोल पाउडर निकाल के देना पड़ता था, अभी तो सीधा टैबलेट काटना है। उसमें अगर आप गलती करेंगे तो क्या करेंगे? तो वो एक चीज देखना है, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी करना है, सही से करना है, चेक करना है एक बार। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर ही गलत दवाई लिख देता है ना, तो उसको एक बार वेरीफाई करवाना है डॉक्टर से, ठीक है। आप इधर बैठ जाइए आरती, मेरा ध्यान उधर नहीं जा रहा है बार बार। उसके बाद है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो जो जब भी आप प्रिस्क्रिप्शन को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको देख के अचानक से आप एंजाइटी में नहीं आ जाए, उसको बोल दे अरे क्या करोगे दवाई लेके, तुम तो कल ही मर जाओगे, लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं बोलना है। तो अपने एंजाइटी पे कंट्रोल रखना है और उनकी बात को कॉन्फिडेंशियल भी रखना है। ऐसा नहीं कि उसका आप पढ़ लिए, आपको पता चल गया बीमारी क्या है, उसका सारा कुछ लिखा हुआ उसमें, उसके बाद आप सबका ढिंडोरा पीटने जा रहे हैं, बेचारा तो मर जाएगा 1 महीने में, लाइक दैट। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन है हैंडलिंग सीरियसली करना है विदाउट एंजाइटी। उसको नहीं, मतलब उसको एज अ काउंसलर मिलना है, ये नहीं कि उसको हार्ट अटैक और दे देना है। हार्ट अटैक का दवाई लेने आया तो आरती बोल दी कि नहीं कोई फायदा नहीं है, पैसा बर्बाद, ऐसा नहीं वो करना है, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि समझाना है कि हाँ दवाई खाइए, टाइमली खाइए, ठीक है, बीमारी ठीक हो जाएगा चाहे जैसा भी है। तो एज अ काउंसलर फार्मासिस्ट के रूप में आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। तो अब जो भी ड्रग्स आप दे रहे हैं उसको सही से पहले डिस्पेंस करना है, उसके बाद केयरफुली उसको बताना है कि ये कब कब खाना है। आजकल क्या करते हैं फार्मासिस्ट नॉर्मली दे देते हैं, फिर बोलेंगे चिट्ठा देख लीजिएगा, यही बोलता है, बताता ही नहीं, क्योंकि इसका दूसरा बहुत सारा भीड़ है चाहे जो भी है। लेकिन आपको वहां बताना है कि कौन सा दवाई कब खाना है, क्योंकि आपको पता हो सकता है उसको नहीं पता होगा, है ना, कितना भी पढ़ा लिखा है, मान लो उसको डॉक्टर का भाषा नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद है अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। तो अब अप्रेंटिस फार्मासिस्ट का कहने का मतलब क्या है कि आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है दूसरे फार्मासिस्ट के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे दुकान में जगह नहीं है हम तुमको नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे, या जो फार्मासिस्ट आ रहे हैं उनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे दवाई हैंडल किया जाता है, कैसे दिया जाता है, एरर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये आपका एथिक्स कहता है आपके रिलेशंस में। अब एथिक्स क्या है, ये आपका एक मान्यता है, एक धारणा है, और ये फ्रेम्ड किया है हमारा पीसीआई, ये बताया है कि ये एथिक्स आपको मानना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए दंड देगा, आपको दंड नहीं देगा, एथिक्स है आपके अंदर, ये चीज भावनाएं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मेडिकल प्रोफेशंस के रिगार्डिंग आपका क्या क्या एथिक्स होनी चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए कि लिमिटेशंस। ऐसा नहीं कि आप हर जगह अपना लाइसेंस लगाएं, यहाँ पर आ रहे हैं मेडिकल शॉप में लगा रहे हैं, एक और मेडिकल शॉप में लगा रहे हैं, दो जगह से आपका एज अ क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट नाम रजिस्टर है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। हालांकि अब कुछ दिनों में नहीं होगा क्योंकि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन कर दिया है ना। मतलब अब सारा डाटा पीसीआई के पास है, आप इधर उधर नहीं कर सकते।
कुछ सालों में। तो अब वहां पे क्या है कि आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरा मेडिकल में फार्मासिस्ट के लिए लगाए हुए हैं, तीसरा और कहीं काम कर रहे हैं, इस टाइप का काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट। अब किसी के साथ सीक्रेट अरेंजमेंट भी नहीं करना है। फार्मासिस्ट है तो जाके डॉक्टर के पास आप जाके सीक्रेट अरेंजमेंट कर दिए, है ना। अभी रंजन करके रखता है ऊपर, क्या बाबा झुमराज वाला क्या नाम है ऊपर वाला डॉक्टर के साथ, कि जो भी पेशेंट आएगा मेरे मेडिकल में भेजिएगा, है ना रंजन। तो इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं करना है, लेकिन सभी लोग करते हैं। पैसा कमाना है क्या कर सकते हैं आप, उसको भी आपको पैसा देना है। तो बोलता है कि इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए, कोई भी सीक्रेट अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एथिक्स। कोई भी एडवर्टीजमेंट एडवांटेजेस नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है लेजन विथ पब्लिक। जो आदमी है, बहुत गर्मी है, क्या हो गया लाइट को। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पब्लिक के साथ है उसके साथ आपका तालमेल फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जो बातें डॉक्टर्स को नहीं बता सकते वो आपको बताएंगे, ऑब्वियस। तो पब्लिक के साथ आपका हमेशा प्रॉपर लिंक होना चाहिए, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या क्या दिक्कतें हो रहा है, एडवर्स ड्रग रिपोर्ट टाइप का भी कोई भी चीज हो रहा है, फार्माकोविजिलेंस टाइप का चीज हो रहा है, तो वो सभी में आपको देखना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके अलावा आपको अपडेट रहना पड़ेगा कुछ, हमेशा हर चीज के लिए, अभी कोरोना का क्या हाल चल रहा है या इस टाइप का जो भी चीजें हैं उन सभी चीजों में थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा, अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज है एथिक्स रिगार्डिंग टू मेडिकल प्रोफेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। अब ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिया हमको भी नहीं पता, बट आया हुआ है तो थोड़ा पढ़ लेंगे, इस सिलेबस में है नहीं वैसे। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेसी इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, कि हेल्थ केयर में कैसे ये एक अभिन्न क्या बोलते हैं अंग के रूप में काम कर रहा है फार्मेसी। तो कैसे काम कर रहा है, तो विदाउट फार्मेसी तो हेल्थ केयर संभव ही नहीं है। कितना डायग्नोसिस करेगा डॉक्टर, डायग्नोसिस करने के बाद उसको क्या बोलते हैं दवाई तो देना ही पड़ेगा। फार्मासिस्ट और फार्मेसी को अवॉइड नहीं कर सकता हेल्थ केयर, है ना, कभी भी नहीं अवॉइड कर सकता। तो अब इसको एक क्या बोलते हैं एसे के रूप में लिखना है, 8 मार्क्स का आया था, 8 मार्क्स का ही है ना। तो इसको एक एसे के रूप में लिखना है। तो जितना बातें आप जानते हैं फार्मेसी रिलेटेड, इसका क्या उपयोगिता है, फार्मासिस्ट का क्या उपयोगिता है, वो सारा चीजें लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए अभी, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी चीजें हो रही हैं, जैसे पेशेंट का नॉलेज है या डिजीज के बारे में हम जो भी सोच रहे हैं, तो उसको मोटिवेशनल के अभी एक चीज आया है, क्या बोलते हैं इनहांस या एविडेंस ड्रग मॉनिटरिंग, इस टाइप का चीज आया है। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे तीसरे का जो भी चीज मैटर आया है, मान लीजिए आपसे पहले दो लोग एक जैसा बीमारी में है, तो डॉक्टर उससे लिया है कि उसको कैसे ठीक किए, उसका एविडेंस लेके तीसरे को ठीक करता है ना। ये एक नया टर्मिनोलॉजी है, आप लोग नहीं पढ़े हैं, अभी थेराप्यूटिक्स नया सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है उसमें है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको बंद कर दीजिए। तो अब मान लीजिए कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है कुछ भी, तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, लाइट आएगा ना, बहुत गर्मी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटीग्रल पार्ट्स के रूप में कैसे काम करता है, कि जो भी पेशेंट का नॉलेज हमको लेना है या उसके बारे में हम जो जानते हैं वो डॉक्टर्स को बताए, एविडेंस के रूप में हम उसको रख सकते हैं। दूसरा, जो भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको ठीक कौन करेगा, ऑब्वियस पहले तो दवाई ही ठीक करेगा, फार्मेसी ठीक करेगा। फार्मेसी में कौन आ रहा है, फार्मासिस्ट और दवाई ड्रग्स ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों ठीक करेगा। तो विदाउट क्या बोलते हैं फार्मासिस्ट एंड फार्मा क्या बोलते हैं ड्रग्स, इंटीग्रल पार्ट हो ही नहीं सकता हेल्थ केयर का, है ना, ये बहुत ही अभिन्न अंग है। तो अब मान लीजिए क्या क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए ओवरऑल सभी चीज मैनेजमेंट थेरेपी का सही रहे तो हॉस्पिटल में एडमिशन कम होंगे, है ना। पहले दवाई ठीक ठाक दिया जाए तो एडमिशन हॉस्पिटल में कम होंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर चलिए ठीक है एडमिशन भी हो गया हॉस्पिटल में, तो ड्यूरेशन कम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, अगर सही से उसका इलाज करते हैं तो, ऑब्वियस। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा अगर सही दवाई दिया जाए, या फार्मासिस्ट उसका सही से काउंसलिंग करे तो सही तरीके से दवाई लिया जाए। तो एक रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स आप सुने होंगे, रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स जानते हैं क्या होता है।
सही चॉइस होना चाहिए ड्रग्स का, सही लोगों में सही डायरेक्शन से देना चाहिए, इसको रैशनल यूज बोलते हैं, है ना। अब ये रैशनल यूज कब सही होगा, जब हमारी नॉलेज सही होगी ड्रग्स के बारे में, है ना, देने वाले का नॉलेज सही होगा ड्रग्स के बारे में। तो यही सब इसको ऐसे के रूप में आपको लिख देना है, जो भी आपको समझ में आता है लिख देना है। हालांकि हमको नहीं लगता ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है नहीं आपके सिलेबस में, तो मेरे ख्याल से इसको रिपीट नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉइजन एक्ट 1919। तो 1919 में आया 3 सितंबर 1919 में। हालांकि अभी पॉइजन एक्ट को हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है हमारे जो से, मतलब पॉइजन एक्ट नाम का भी कुछ है ही नहीं, इसकी जगह पे दूसरा तीसरा एक्ट आया हुआ है। तो पॉइजन, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आया है पॉइजन एक्ट 19, ये 3 सितंबर 1919 से आया। तो नाम से पता चल गया कि किस पे बना होगा ये एक्ट। पॉइजन, पॉइजन मतलब जहर, जो खा के मर जाए आप, नहीं, जो भी आपको इल हेल्थ करे वो पॉइजन है। फूड पॉइजनिंग भी होता है ना, जैसे हम फूड खाएं हमारा तबीयत खराब, फूड तो हम अच्छे के लिए खाए होंगे, है ना, जहर के टाइप में थोड़ी खाते हैं। सुसाइड में ही सिर्फ हम जहर का यूज करते हैं, सुसाइडल में या फिर किसी को मारना हो तब हम जहर देते हैं, लेकिन खुद के लिए नॉर्मली अगर खाने के लिए हम लिए हैं विदाउट इंटेंशन, तो वो अगर हमारा खराब हेल्थ कर रहे हैं तो पॉइजन, ठीक है। अब ये पॉइजन कुछ भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कभी कभी पेस्टिसाइड्स फूड में रह सकता है, वो हो सकता है। तो उसके लिए एक एक्ट बना था 1919 में, पॉइजन एक्ट। तो अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये तो पता ही है कि पॉइजन से रिलेटेड इंपोर्ट करना, उसको अपने अंडर में लेना या उसको बेचना, ठीक है। एक्सपोर्ट हम कर दिए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बाहर देश गया उससे मतलब नहीं है, अपने देश में बाहर से आया या उसको हम अपने अंडर में रखे या उसको सेल किए या रिसेल किए, ये सारा पॉइजन के रिगार्डिंग अगर होना चाहिए तो यही उसका उद्देश्य होगा, इसको रेगुलेट करना उद्देश्य होगा। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। जैसे इंपोर्ट हो गया हमारे देश में, उसके बाद किसको पोजेशन देना है सेल करने का या किसके अंडर में जाएगा, ये काम कौन करता है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, मतलब इंपोर्ट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हर एक स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट। अब इंपोर्ट आएगा तो कैसे आएगा, तो अब ये पॉइजन एक्ट है, थोड़ा खतरनाक है, तो इसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा। तो लाइसेंस कौन देगा, तो इंपोर्ट यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, ठीक है। तो हर किसी को पॉइजन बेचने का अलाउ नहीं है। अब देखिए फार्मासिस्ट में हर कोई पॉइजन नहीं बेच सकता, बेच सकता है क्या, बेचते हैं आप लोग, नहीं, हर कोई नहीं बेच सकता, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज्यादा है ना। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद अगर मान लीजिए किसी को ग्रांट भी कर दिया कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप बेच सकते हैं पॉइजन, तो उसको कस्टम्स बताया गया है कहाँ कहाँ को किस एरिया में बेचना है, किस कस्टम्स में बेचना है, वो भी उसको डिफाइन किया गया है। और ये उसके बिना जानकारी के बदल भी सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई एक सीमा पे बेच रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक सीमा है, हमारा देश का सीमा है, बांग्लादेश वाली सीमा है, वहां पे उसको मिला हुआ है कि वहां बेचना है, उसको मिला हुआ है सर्टिफिकेट कि वहीं पे उसको बेचना है। अब वो बेच रहा है, अचानक से कुछ युद्ध हो गया वैसा जिसमें कि इंस्टेंट सरकार नियम लगा दी कि वहां पे नहीं बेच सकता, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट है, क्या करेगा, उसको नियम मानना पड़ेगा, उसको इंस्टेंट में अपना उसका उसी समय जैसे ही सरकार वो नोटिस निकालती है उसका सर्टिफिकेट वहीं कैंसिल हो गया। अगर फिर पकड़ा जाता है तो इंस्पाइट की उसके पास सर्टिफिकेट है लेकिन वो जेल जाएगा, पेनल्टीज देगा, है ना। तो आपको बार बार नोटिफिकेशन भी चेक करना पड़ता है। उसके बाद सरकार जब ना तब इस पे रूल्स बना सकती है इसको रेगुलेट करने के लिए, और इसके लिए पैसा भी लेती है काफी ज्यादा। जैसे आप लोग फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं तो कितना उसका प्राइस 2000 समथिंग लगता है, एक्स्ट्रा जो लगे, लेकिन मेन प्राइस उसका 2000 ही है। तो वैसे ही इसको भी लाइसेंस देने के लिए कुछ पैसे तय करती है सरकार। तो ये तो हम इंपोर्ट वाला बात समझ लिए। अब एक्सपोर्ट का सेल और रीसेल का बात करते हैं। तो सेल और रीसेल किसके अंदर में है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। तो ये ऐसा नहीं कि किसी को भी सरकार दे देती है, इसके लिए फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको स्टेट में बेचने के लिए। तो उसके बाद हर एक आदमी का डिटेल्स वो रखती है, किस एक आदमी को देना है लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद उस आदमी को बताती है किस एक आदमी को ये पॉइजन बेचना है। अब हर को पॉइजन बेचने लगे तो क्या होगा, हर कोई मरने लग जाएगा, ऑब्वियस।
तो क्या करता है कि वो बताता है कि इस क्लास के आदमी को पॉइजन देना है, कितना अमाउंट में देना है, उसके अलावा जो भी आदमी रखता है उसको अपने दुकान में अलग से वो चीज सेल्फ बनाना पड़ता है, ठीक है, वो बाकी दवाई से सबसे अलग। उसके बाद जैसे उसको सेल करता है तो उसके पास एक रजिस्टर होता है जिसको मेंटेन करना पड़ता है कि इस एक आदमी को ये पहचान के साथ कितना ग्राम दिया गया है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपको लिमिट किया गया है कि 20 ग्राम एक दिन में देना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 ग्राम ही देना है, या स्ट्रिप्स में मिल रहा है तो 10 स्ट्रिप्स ही देना है। तो अब उसको मरने के लिए 30 स्ट्रिप चाहिए तो वो आएगा 3 दिन में लेके चला जाएगा। अब तो नियम के अकॉर्डिंग 3 दिन में दे दिया, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसका कानून बना रहता है कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये तो एक दिन में 10 स्ट्रिप लिया, फिर दूसरे दिन 10 स्ट्रिप लिया, तो आपके मन में ये शंका होना चाहिए कि ये क्यों ले रहा है, इतना 10-10 स्ट्रिप तुरंत तुरंत क्यों ले रहा है ना। तो ये सभी चीज ध्यान में रखते हुए, कॉमन सेंस लगाते हुए आपको बेचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप पे ही पेनल्टी लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद जो भी चीज जहाँ बनता है उसको सेफ कस्टडी में रखा जाता है। दुकान में तो चलिए ठीक है, पॉइजन लिख देगा, जहाँ बन रहा है इंडस्ट्री में वो सारे ग्लास वेयर्स या जिसमें भी बन रहे बड़े बड़े वेसल्स पे सभी पे लिखा रहता है, वेल लेबल्ड होना चाहिए। क्या पता हो सकता है ये पॉइजन वाला चीज है, ये नहीं हो सकता, या दोनों मिल सकता है, तो उसको सारा लेबल्ड होना चाहिए। तो दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद पेनल्टीज है, तो पेनल्टीज क्या है, तो पेनल्टीज पहला कॉन्विक्शंस में अगर आप ब्रेक कर रहे हैं लॉ को तो क्या होगा, 3 महीने के लिए जेल होगा या फाइन होगा 500 का, पहली बार करते हैं तो। लेकिन दूसरे बार फिर से पकड़े जाते हैं तो ये डबल होगा, 6 महीने नहीं 6 मंथ के लिए जेल होगा और ये फाइन 1000 रुपीज होगा, या दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप पे ये चीज कौन लगा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? उसके बाद है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो ये इसके लिए हम पूरा एक वीडियो ही बनाए हुए हैं, क्या अभी कुछ दिन पहले ही दिए। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारे देश में अबॉर्शन को लीगलाइज करने के लिए एमटीपी एक्ट आया। इससे पहले क्या हो रहा था कि अबॉर्शन कोई भी कर रहा था, कोई भी क्वैक, कोई भी नर्सेस, डिग्री रहे या नहीं, अभी भी होता है, बट क्या होता है कि वो अनलाइसेंस है, अगर पकड़े जाएंगे तो उस पर बहुत बड़ा कार्रवाई होगा और इसमें केसेस भी बहुत ज्यादा बनता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एमटीपी एक्ट के तहत प्रेगनेंसी कब कब टर्मिनेट किया जा सकता है। तो अभी अमेंडमेंट होते रहता है, 1971 में जब आया था तो उस वक्त बोला गया था कि 12 से 20 वीक तक का होना चाहिए, वीक्स का तक का जेस्टेशन पीरियड होना चाहिए, 20 वीक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट अभी अभी नया अमेंडमेंट आया है तो अप टू 24 वीक्स सर्टेन कंडीशंस में अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी एबॉर्शन है उसको लीगलाइज किया गया, लेकिन किस ड्यूरेशंस में करना चाहिए, तो 12 से 20 वीक्स में करना चाहिए, तो 12 वीक्स तक में एक आरएमपी का होना चाहिए, अगर 24 वीक्स तक का है तो 2 आरएमपी होना चाहिए। वो 1971 में है बट अभी चेंजेस हुए थोड़ा, लेकिन यहाँ पे बताया नहीं गया है कि अमेंडमेंट लिखना है, एक्ट लिखना है, तो 1971 है तो मतलब एक्ट पूछ रहा है हमसे, हम एक्ट के बारे में लिखेंगे। उसके बाद क्या है कि एबॉर्शन किस कंडीशंस में करना चाहिए, तो पहला कंडीशंस क्या होगा कि अगर वो प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर की वजह से होता है, अगर फैमिलीज को नहीं पता है कि कॉन्ट्रासेप्शन फेल्योर है तो उस कंडीशंस में हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि कोई बच्चा जो भी है जेस्टेशन पीरियड में जो बच्चा है, या तो किसी भी कारण जैसे अल्ट्रासाउंड में पता चला कि ये हैंडीकैप्ड हो गया बच्चा, या ये बच्चा को कुछ ना कुछ खराबी होने वाला है, उस केस में अबॉर्शन हो सकता है। थर्ड है रेप केस में हो सकता है, या कोई भी वुमेन 18 से कम है, लेकिन 18 से कम है तो उसके लिए क्या होता है कि कॉन्सेंट साइन करना पड़ता है गार्जियंस को, गार्जियंस को कॉन्सेंट साइन करना पड़ता है। अगर वो 18 से ज्यादा भी होगी तो उसको खुद करना पड़ता है, लेकिन इन केस की अगर उसका दिमागी रूप सही से नहीं है, मतलब इल है, थोड़ा मेंटली इल है, यूनाइटेड टाइप्स में है, तो उसको गार्जियंस का क्या बोलते हैं कॉन्सेंट देना पड़ता है सरकार डॉक्टर्स को। और ये काफी कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे किसी के बारे में पूछने तो वो आपको बता देगा, अगर बताता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, तो ये काफी कॉन्फिडेंशियल है। उसके बाद है कहाँ कहाँ प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकता है, तो ये हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, अप्रूव्ड जगह पे होगा, उसके लिए सरकार अप्रूवल देती है। जैसे आपके कॉलेज को कैसे पीसीआई अप्रूवल मिलता है निरीक्षण करके, तो वैसे ही सरकार
निरीक्षण करके अप्रूवल देती है, अबॉर्शन के प्लेस को लीगलाइज करती है। उसके लिए सर्टेन कंडीशंस रहते हैं कि ये चीज इक्विपमेंट होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर्स होना चाहिए, वो सारी चीज होना चाहिए। इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है, एक पूरा वीडियो ही है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1995, इसमें बॉन्ड और इन बॉन्ड के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो एक्ट है ये मेनली क्या चीज के लिए आया था कि हमको वसूली लेना था सरकार को, किस पे, अल्कोहल्स पे या कोई भी नार्कोटिक प्रोडक्ट्स पे, जहां पे भी कोई भी चीज बन रहा था अल्कोहल से, ठीक है। और जितने भी चीज बनते हैं मोस्टली अल्कोहल का यूज होता है, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो या ड्रग्स वाला चीज हो। तो अब सरकार को उसमें अल्कोहल में टैक्स लेगा। तो अल्कोहल का बहुत यूज है, क्या क्या यूज है रंजन अल्कोहल का? हाँ वेरी गुड, हेम्योपैथिक दवाई में है। तो हेम्योपैथिक दवाई में बहुत कम कॉस्ट में मिलता है उसको, इसीलिए हेम्योपैथिक दवाई देखो इतना बड़ा बड़ा 100 में मिल जाता है या कम में मिल जाता है। लेकिन एलोपैथिक में थोड़ा टैक्स ज्यादा है, वो भी टैक्स पढ़ेंगे हम लोग, वो पूरा डिटेल्स भी दिया होगा उसका, पहले भी पढ़ाए हुए। तो अब मान लीजिए अगर सर्टेन किसी को अल्कोहल पीना है बियर के रूप में या जो भी अल्कोहल डायरेक्ट पीना है, उसको अलग टैक्स देना पड़ता है। अगर सरकार सारा टैक्स अल्कोहल पे एक जैसा कर देगा, क्या एक जैसा कर देगा तो क्या करेगा, लोग दवाई कम और दारू ज्यादा पिएंगे, ऑब्वियस। तो सरकार क्या करती है कि ये टैक्स अलग अलग लगाती है। जैसे दवाई है तो दवाई पे टैक्सेस कम करेगी, कॉस्मेटिक्स है तो उस पर टैक्सेस उसी अल्कोहल का ज्यादा बढ़ाएगी। अगर आप लीजर प्लीजर के लिए पीना चाहते हैं तो उसी अल्कोहल पे टैक्स काफी ज्यादा होगा, ऑब्वियस। तो हमारा जो मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया था, ये हमारे पूरे देश में एक जैसा टैक्स वसूलने के लिए आया था, है ना। अब मान लीजिए बिहार है, ड्राई स्टेट है बिहार, गुजरात है, ड्राई स्टेट है बिहार, तो वहां पे अल्कोहल नहीं है, बैन है। लेकिन वहां पे अगर इंडस्ट्री चलेगा, जैसे गुजरात में तो पूरा इंडस्ट्री ही बड़ा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही बड़ा है, तो वहां अगर बैन है तो अल्कोहल कहाँ से आएगा? बैन है मतलब हर तरह का अल्कोहल बैन होगा ना। तो लेकिन वहां अल्कोहल आएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे यूज क्या है, ड्रग्स के रूप में यूज दिखाएगा या कॉस्मेटिक जो भी प्रिपरेशंस दिखाएगा। तो वहां पे तो अब वैसा है कि ड्राई स्टेट है तो उसका टैक्सेस काफी ज्यादा होगा, नहीं है। तो अगर दवाई है तो सबका पूरे देश में एक समान होगा, नहीं तो वही दवाई बिहार में ज्यादा में मिलेगा, गुजरात में ज्यादा में मिलेगा, झारखंड में कम में मिलेगा, है ना। लेकिन दवाई के साथ तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है ना, क्योंकि सभी को एक समान दवाई चाहिए। आरती समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि यही एक आया था हमारे एक्ट 1955 में, जिसका मेन काम क्या था कि जो भी अल्कोहल से प्रिपरेशन हो रहा था उस पे हमको कर वसूलना था। कर वसूलने के साथ क्या था कि ये यूनिफॉर्मिलिटी पूरे देश में फैले, पूरे देश में यूनिफॉर्मिलिटी फैले, एक जैसा टैक्स हम वसूले पूरे देश से। ऐसा नहीं कि जहाँ पे बैन है अल्कोहल वहां पे हम ज्यादा वसूले, जहाँ पे बैन नहीं है वहां पे कम वसूले, एक जैसा वसूले हम, सिर्फ मेडिकल और टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या काम था कि मिसयूज को रोकने के लिए। अब मान लीजिए कि क्या है कि अल्कोहल बिहार में बैन है, तो अल्कोहल लेने के लिए बिहार वाले को अगर दवाई बनाना है दूसरा स्टेट से लाना पड़ेगा, तो मिसयूज क्या करेगा, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा, ऑब्वियस। तो इन्हीं सभी को रोकने के लिए एक कानून बनाया था, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। तो अब इस एक्ट के तहत क्या करती है कि गवर्नमेंट दो तरह से अल्कोहल देती है, एक बॉन्डेड फॉर्म में, एक नॉन बॉन्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो आपको दोनों ही पूछा गया है ना, डिस्क्राइब इन डिटेल इनबॉर्न एंड आउटबॉर्न प्रिपरेशंस। तो इनबॉर्न और आउटबॉर्न प्रिपरेशंस कैसे होता है वो हम जानेंगे। तो बॉन्डेड नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज में आप बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं। तो बॉन्ड क्या चीज में बना होगा, तो ऑब्वियस कोर्ट का कोई बॉन्ड बना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एक्साइज कमिश्नर होता है, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो मेन इसमें क्या होता है कि एक्साइज कमिश्नर होता है जो अप्रूव करता है कि आपको स्प्रिट बेड हाउस से कितना स्प्रिट लेना है, मतलब अल्कोहल लेना है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कितना लेना है, जो 100% प्योर अल्कोहल है, ठीक है। तो आपको दे दिया मान लीजिए, तो कुछ ना कुछ इंडेंट तो साइन कराएगा, नहीं तो मान लीजिए वो 30 लीटर दिया और आप बीच में इधर उधर कर सकते हैं, ऑब्वियस कर सकते हैं। तो वो इंडेंट लिख के देता है बॉन्डेड में कि ये 30 लीटर लेके गया है, और दो इंडेंट निकालता है और
जिसका एक लाइसेंसी को देता है, खुद अपने पास रखता है, ठीक है। उसके बाद आदमी लेके गया रास्ते में, अब लाइसेंसी दिन भर तो उसके पीछे घूमता नहीं रहेगा, तो अल्कोहल सील करके कंटेनर में दिया, एकदम सील पैक रहेगा उसका, क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज लॉक के साथ। उसके बाद वो जहाँ पे भी उसका अपना फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में आएगा। और फैक्ट्री का भी लोकेशंस ये हम पढ़ाए होंगे कि ऐसा नहीं कि किसी स्टाइलिश टाइप का घर बना लीजिए उसमें आप फैक्ट्री कर दीजिए, नहीं, चाहे बॉन्डेड या नॉन बॉन्डेड में, वो हम बताए थे कि उसका जो क्या बोलते हैं फैक्ट्री का आउटलाइन है एक जैसा होगा, है ना, पढ़ाए थे कि एक रूम है तो एक रूम में एक दरवाजा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरकनेक्टेड दरवाजा होना चाहिए। तो ये सब पढ़ाए थे कि क्या क्या चीज होना चाहिए। तो खैर वो अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे। तो अब वहां पे क्या है कि वो भी है, अगर मान लीजिए 2 गेट हो गया मेन, तो हो सकता है पीछे से अल्कोहल निकाल देगा, लेकिन एक गेट नहीं होना चाहिए। और भी उसमें बहुत सारा था, यहाँ तक की डिटेल्स दिया गया था कि ये जो खिड़की है, खिड़की में कितना मेस का ये होना चाहिए, उसमें कुछ भी स्टाइलिश आप नहीं लगा सकते, मतलब पूरा बिल्डिंग आपको एज इट इज नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही लैब में आया तो अल्कोहल को मेजर किया जाता है लेंथ में भी कि कितना लीटर दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कुछ होशियार लोग क्या करेंगे, 30 लीटर है, रहने देंगे उसको, 1 लीटर निकाल के 1 लीटर पानी डाल देंगे। तो हम स्ट्रेंथ भी चेक किया जाता है कि अगर 100% दिया है या 99% दिया है, तो यहाँ पे भी 99% है या नहीं है, ठीक है। जैसे ही ओके हो जाता है तो वहां पे जो भी स्टाफ है, साइज स्टाफ है, उसको ओके करेगा और उसको इंस्टेंट में स्प्रिट रूम में रखा जाएगा। वहां पे रूम बना हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन रूम, स्प्रिट रूम, मैन्युफैक्चरिंग रूम, ये सभी चीज बना हुआ है। तो वहां पे फिर इंस्टेंट में उसको लॉक लगा के बंद हो जाएगा वो। जब जब जरूरत होगा तो उसको लिख के देगा उस ऑफिसर को, और ऑफिसर वहां से खोलेगा, 2 लीटर 3 लीटर जितना रिक्वायरमेंट होगा उसको इंडेंट में भर के देगा, ठीक है। उसके बाद अभी तक में आप देखे होंगे कि वहां से डायरेक्ट ये लेके आ गया विदाउट पेइंग एनी टैक्स, लेकिन टैक्स तो देना है, कानून ये टैक्स वाला ही है आपका। तो अब ये टैक्स कब देता है बॉन्डेड, जब इसका सामान प्रिपेयर हो जाता है। तो अब मान लीजिए साबुन ही बनाना है, तो साबुन बन गया, अब उसको यहाँ से निकलना है साबुन बन के, उस वक्त उसको जो भी टैक्सेस हैं, जितना भी उसके नाम पे टैक्स है, वो उसको पे करना पड़ेगा, वहां पे जो एक्साइज ऑफिसर बैठा है उसको देना पड़ेगा, फिर वो सामान बाहर निकलेगा। यही बॉन्डेड में है कि वो टैक्स बाद में पे करता है। और अनबॉन्डेड में क्या है कि जैसे आप सामान खरीदते हैं, सामान कुछ खरीदे पैसा दिए, सेम चीज अनबॉन्डेड में, नॉन बॉन्डेड में वो इंस्टेंट में पैसा दिया और निकल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिए तो वो सामान आपका है, आप कुछ भी कर दिए, बेच दिए, रीसेल कर दिए, नहीं कर सकते आप। वो फिर आपके यहाँ जाएगा, ये जितना प्रोसीजर है वो सारा होगा। लेकिन अलग क्या रहता है कि वहां पे हमेशा एक स्टाफ रहता है जो देखेगा। अगर वो स्टाफ छुट्टी पे है तो आपके यहाँ वो क्या बोलते हैं, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, है ना, अल्कोहल नहीं निकलेगा उसके बिना। लेकिन यहाँ पे कोई वो चीज देखने वाला नहीं रहता है नॉन बॉन्डेड में, ये एक बेनिफिट्स है। लेकिन नहीं है इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी करेंगे, बाहर का ऑफिसर आके आपको विजिलेट करेगा, आपको देखेगा, और उसका पाबंदी है कि आप रात में नहीं कर सकते, लेकिन वहां तो ऑफिसर है, वहां रात में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज है। उसके बाद जो भी आएगा आपका ऑफिसर, वो 10% आपका सैंपल ले जा सकता है। तो ये सब चीज बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड में है। तो एक चार्ट भी दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो कंस्ट्रक्शन हमारा पहले एक राव स्प्रिट रूम रहता है, मैन्युफैक्चरिंग रूम रहता है, स्टोर रूम रहता है, और चूंकि वहां हमेशा एक एक्साइज स्टाफ ऑफिसर रहेगा तो उसके लिए भी एक रूम रहेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन नॉन बॉन्डेड में भी वैसा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्साइज स्टाफ ऑफिसर नहीं है तो उसके लिए रूम नहीं रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या है कि ड्यूटी जो है तुरंत में जब हम अल्कोहल लेते हैं उसी समय नॉन बॉन्डेड को पे करना पड़ता है, लेकिन जो बॉन्डेड है वो बाद में पे करता है अपना मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद बॉन्डेड में क्या है कि एक्साइज स्टाफ रहता है, यहाँ पे कोई एक्साइज स्टाफ नहीं रहता है। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन दोनों में लाइसेंस का जरूरत है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट है हमारा कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स।
और सेंट्रल काउंसिल्स के बारे में लिखना है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, कितने मेंबर्स हैं, लाइक दैट ये आपको टोटल लिखना है। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स क्या है, क्या है प्रीतम स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स? मेंबर रहता है, बाकी काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहाँ है, रांची में। रांची में तो काम क्या होता है वहां पे? हाँ, आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ ऑब्वियस, पहला काम एक रजिस्ट्रेशन आपको दिखता है। तो अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है कि कोई भी स्टेट में अब एक अगर पीसीआई ही रहे सेंट्रल काउंसिल, तो क्या होगा, सभी को अपना रजिस्ट्रेशन के लिए उठ के वहां जाना पड़ेगा। अब संभव है कि हर एक आदमी वहां जाए, उनके लिए भी संभव नहीं है कि उतना सारा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करे, तो वो हर एक स्टेट में ये काउंसिल खोल दिए, उसको नाम दिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी आदमी होगा। एक और होता है ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना, वहाँ 2 या 3 स्टेट मिला के बनाता है ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। वहां पे मेंबर सभी स्टेट के होते हैं, इक्वली इक्वली सभी पैसा पे करते हैं, सब चीज इक्वली होगा, ठीक है, शेयरिंग में होता है। अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में बताया गया, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा मेंबर्स हमारा सेंट्रल काउंसिल में होता है, वैसे ही मेंबर्स हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी होता है। तो यहाँ पे भी पहला इलेक्टेड, 3 तरह का मेंबर्स होता है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो, और एक मेडिकल वाला कोई रहता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स जिसका इलेक्शन होता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स मान लीजिए कि हम नामित कर दिए, हम पहले इलेक्शन हुआ तो तीनों खड़े रहे, ठीक है, अगर हमको पावर है किसी को नॉमिनेट करने का, तो हम आरती को डायरेक्ट नॉमिनेशंस में डाल दिए, तो आरती डायरेक्ट बहाल हो गई, या उसी के जैसा और भी 2-3 लोग हो गए, 2-3 लोग नॉमिनेट किए हुए हैं जिसको भी अथॉरिटी है नॉमिनेट करने का, लेकिन इलेक्शन में हर कोई खड़ा हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 6 मेंबर्स इलेक्शन के द्वारा होते हैं, तो अब कोई भी मेंबर्स तो होगा नहीं, आम आदमी उठ के जाएगा क्या? नहीं, उसी स्टेट का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी यहाँ पे 5 होते हैं, जिसमें कि 3 के पास एटलीस्ट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, या एटलीस्ट 3 उनमें से टीचर होना चाहिए, किसी कॉलेज के टीचर्स होना चाहिए। एक मेंबर्स एमसीआई का रहता है, मतलब कोई एक डॉक्टर होगा, ठीक है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होगा, ये मेंबर्स ना कहीं से आते हैं, ये उस पद पे ही रहते हैं। मान लो कि जैसे कि है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, तो उस वक्त जो भी उस पद पे होगा, 5 साल के लिए रहता है ये सभी मेंबर्स, तो उस 5 साल में जो भी वहां पे होगा मेडिकल ऑफिसर, जो भी होगा उस स्टेट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव, वो ऑटोमेटिक उसका मेंबर बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग से कोई नॉमिनेशन या अलग से इलेक्शन नहीं होता है। वैसे ही है ऑफिसर इन चार्ज ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एनालिस्ट। कोई दिक्कत? उसके बाद अब इसका कैसे कैसे वैकेंसीज होता है, क्या क्या कंडीशंस होता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर जो भी है 5 साल के लिए भर्ती होते हैं अपने नॉमिनेशन से और या अपने इलेक्शन से। इस बीच में मान लो कि किसी को रिजाइन देना है या कोई मर गया, ठीक है, 3 साल काम किया, 2 साल उसका बचा हुआ है अभी, तो उसमें वो रिजाइन करना चाहता है या मर गया या कोई भी कारण छोड़ना चाहता है, तो रिजाइनेशन देगा। तो उसके जगह पे ऐसा नहीं कि वो ब्लैंक जाएगा, उसके जगह पे अगर वो इलेक्टेड है तो इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन सिर्फ वही 2 साल के लिए होगा, ये नहीं कि फिर 5 साल के लिए हो गया। उसका अगर एक दिन के लिए बचा है तो एक दिन के लिए ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर नॉमिनेटेड है तो कोई नॉमिनेशन में डाले देना, और लेकिन जितना प्रीवियस मेंबर्स का टर्म था कि इतने दिन के लिए है उस पद पे, उतने ही दिन के लिए होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग में विदाउट एप्लीकेशन वो नहीं है, तो ऑटोमेटिक उसके सीट को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप में से कोई मेंबर है, नॉमिनेटेड है या इलेक्टेड है, 3 मीटिंग हुआ उसमें आप 3 नहीं गए और इन्फॉर्म भी नहीं किया वहां का हेड को, तो आपको ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा, आपकी जगह पे फिर इलेक्शन होगा या नॉमिनेशन होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद और भी क्या है कि अगर आप पे गिल्टी पाए गए तो फिर आपको हटाया जाएगा, इस टाइप का नियम्स है। उसके बाद आपका अलायंस या कितना आपको पे होगा, कितना डीए है, कितना टीए है, वो सारा अकॉर्डिंगली पहले से क्या बोलते हैं, सभी मेंबर्स मिलके बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम जैसा ही सेंट्रल काउंसिल होता है, लेकिन सेंट्रल काउंसिल क्या है, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इकलौता है न्यू दिल्ली में। तो अब ये जो पीसीआई है इसका भी इलेक्टेड मेंबर्स रहता है। तो इलेक्टेड मेंबर्स इसमें कितना रहता है, अब बड़ा है तो ज्यादा रहेगा,
6 मेंबर्स, जिसमें कि 4 अलग अलग टीचर्स होता है ऑब्वियस। और ये कहाँ से आता है? यूजीसी से, कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से रहेगा या यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेज से रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग का कॉलेज अभी यूजीसी एफिलिएटेड नहीं है ना, तो यहाँ का मेंबर्स नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे एक और क्या क्राइटेरिया, इंडियन यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। इंडियन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं हम लोग, तो कोई भी 6 मेंबर्स होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 4 टीचर्स होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का। लेकिन वो कॉलेज यूजीसी के द्वारा होता है ये पूरा इलेक्शन, तो वो कोई भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आना चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद एक मेंबर्स इसमें से एमसीआई का होना चाहिए, मतलब डॉक्टर होना चाहिए, और एक मेंबर्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए हर एक स्टेट का। तो कितना स्टेट है? जितना भी स्टेट है हमारे देश में, सभी का एक एक मेंबर्स होना चाहिए, है ना। मान लो बिहार का एक मेंबर्स होगा, झारखंड का एक मेंबर्स होगा, उत्तर प्रदेश का एक मेंबर्स होगा। तो ये मेंबर्स क्यों रहते हैं? कि अपने जगह का ये इलेक्शन करके आते हैं। अपने जगह का मान लो बिहार में ये खराबी चल रहा है, तो वहां बता सके, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अपने स्टेट को वो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कैसे रहते हैं? यहाँ पे भी 6 मेंबर होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट होते हैं। अब जिसका पहुंच सेंट्रल गवर्नमेंट तक है वही नॉमिनेशंस में जाएगा। तो पीसीआई में कोई छोटा मोटा आदमी नहीं जाता है, जिसका पहुंच बहुत ज्यादा है, जिसका बहुत ज्यादा वेल नोन नेम है, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करेगी। ऐसे कौन हमको कौन नॉमिनेट करेगा? करेगा क्या? जानता ही नहीं होगा नाम, कहाँ से नॉमिनेट करेगा? तो बड़ा बनना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव यूजीसी का होना चाहिए, दूसरा ए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई का होना चाहिए। ये दोनों क्या है? एजुकेशन को रेगुलेट करने वाला है यूजीसी और एआईसीटीई, दोनों का एप्लीकेशन लेना पड़ता है जनरली। तो दोनों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीसीआई का एक काम ये भी है कि हमारा सिलेबस को रिवाइज करती है। तो कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तभी तो वो वहां पे क्या बोलते हैं, रिवाइज कर पाएगा सिलेबस। और उसके बाद क्या है कि हर एक फार्मासिस्ट फिर से हर एक स्टेट का नॉमिनेटेड होना चाहिए, एक इलेक्टेड एक नॉमिनेटेड। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स क्या होगा कि जो उसी पद पे है। तो अब उस पद पे कौन कौन है? जनरल हेल्थ सर्विसेज पूरे इंडिया का, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का, और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। उस पद पे जो भी रहेगा उस वक्त, वो सारा ऑटोमेटिक उसका मेंबर्स हो जाएगा। उसके बाद है कि फंक्शंस क्या क्या है। तो फंक्शन पीसीआई का पहला क्या है कि फार्मासिस्ट के रूप में मिनिमम स्टैंडर्ड देना, कि किस क्या क्या चीज होना चाहिए जिसमें मिनिमम फार्मासिस्ट बहाल हो सके। तो डिप्लोमा तुम लोग के लिए की है, 500 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग किया है, इस टाइप का कुछ कुछ। उसके बाद अभी एग्जिट एग्जाम कर दिया, लोग को एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड किया है कि फार्मासिस्ट के रूप में मिनिमम क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन रेगुलेशन लाना और उसको सारे देश में चलाना। तो अभी इंस्टेंट में एजुकेशन रेगुलेशन आया 20, लेकिन आप लोग उससे बच गए हैं। आपके जस्ट जूनियर में 20 लगा है। सिलेबस पूरा बदल दिया गया है, बहुत ज्यादा सिलेबस कर दिया गया है। पहले जो सिलेबस आप 2 साल में पढ़ते थे वो एक में कर दिया गया है, केमिस्ट्री एक में कर दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक राज्य ही ये चीज करेगा, वो सारे राज्य में लागू होना चाहिए, इस पे भी काम करती है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप देखेंगे कि हर साल पीसीआई का क्या इंस्पेक्शन होता है, वो चेक करती है कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं, सही नॉर्म्स कंडीशन लग रहा है कि नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं, आपके लैब में केमिकल्स है या नहीं, इक्विपमेंट है या नहीं, ग्लास वेयर है या नहीं। उसके अलावा बुक का परचेज हर साल हो रहा है कि नहीं, टोटल केमिकल का परचेज हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार मंगा के रख दिया वही बार बार दिखा रहे हैं, आपका एप्लीकेशन फेल कर देगा। वो हर साल का करंट उसको चाहिए कि आप इतना पैसे का 1 करोड़ का केमिकल मंगाए हैं या नहीं, खत्म हुआ है या नहीं केमिकल्स। तो ये टोटल चीज केमिकल कंजम्पशन रिकॉर्ड चेक करती है, टोटल चीज चेक करती है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो आप स्टेट वाला में पढ़े हैं वही कंडीशन पीसीआई में भी है, ठीक है। कि 5 साल तक के लिए रहेगा। कोई भी रिजाइन देता है तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा, उसकी रिजाइनेशन पीरियड में फिर से इलेक्शन या नॉमिनेशन होगा जब तक का उसका बचा हुआ कंडीशन है। तो ये टोटल चीज है। उसके बाद एक और चीज है कि कोई भी आदमी फिर से
रीनॉमिनेट हो सकता है, री इलेक्शन में जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन लड़ लिए तो दोबारा नहीं लड़ सकते, फिर से आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमको लगता है इतना ही करें, काफी ज्यादा है।